गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैम कैसे हो आप सब? अच्छा मैम। बढ़िया मैम। गुड आप आफ्टरनून बताओ। मैम। भाई अपना म्यूट ऑफ कर लिया करो, जिसके पीछे से नॉइज आता है ऑन कर लिया, माइक ऑफ कर लिया करो। मैम वेडनेसडे को सिर्फ बीसीकी की क्लास की छुट्टी है या मतलब कोई भी क्लास नहीं लगेगी? क्लासेस तो एज इट इज लगेंगी जैसे चल रही है। ओके मैम। चलो जी, सेकंड पार्ट खत्म हो चुका था अपना 6 चैप्टर का। पढ़ा है सबने घर जाके? मतलब घर पे ही हो वैसे तो आप सब, क्लासेस के बाद। यस मैम। यस मैम। फर्स्ट और सेकंड पूरा अच्छे से तैयार है? यस मैम। तैयार है मैम। सेकंड अभी थोड़ा सा पढ़ना। जल्दी जल्दी मैम पढ़ो। का मतलब अभी तो नहीं वो किया मैम। डाउट आज लोगे कौन सा डाउट? जो फेस वैल्यू का था। वो मैं आपका अलग से लूंगी, क्लास के बीच में नहीं। ओके मैम। ठीक है, आज हम नया स्टार्ट करेंगे, पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 का। पार्ट 3 के अंदर जो हमारे पास है वो है कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, सो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर ना मैंने कुछ कुछ डेफिनेशंस हटा दी। कौन कौन सी डेफिनेशंस हटा दी? जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में कवर कर चुके होंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड पार्ट में कवर कर चुके होंगे। जैसे एडीआर है, हम वहां कवर कर चुके, मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो आपकी बुक से लाइन टू लाइन नहीं मिलेगा, कुछ कुछ आपकी फ्लक्चुएशंस होंगी डेफिनेशंस के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं पहली डेफिनेशन के साथ। पहली डेफिनेशन क्या है हमारे पास? अकाउंट बैलेंस। अब अकाउंट बैलेंस से पहले एक और पढ़ लेते हैं, बैंक अकाउंट आएगी इसके अंदर आगे। अब बैंक अकाउंट क्या होता है तनिष्का, आप बताओ। जिसमें मैम हम अपनी सेविंग्स या फिर ट्रांजैक्शन के लिए जो हम अकाउंट बनवाते हैं बैंक में, वो बैंक अकाउंट होता है। अकाउंट ओपनड विद बैंक, ऐसा अकाउंट जो बैंक के साथ ओपन किया है वो बैंक अकाउंट है, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे हम फंड्स जमा करवा सकते हैं। तो अकाउंट बैलेंस क्या है? वो बैलेंस जो हमारे अकाउंट में पड़ा है। कौन से अकाउंट में पड़ा है? हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पड़ा है। ठीक है, तो अब अकाउंट बैलेंस कैसे आएगा? टोटल कितना जमा आपने करवाया, यानी कि टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट कितना करवाया आपने, फिर बैंक से आपने कितना विड्रॉ कर लिया, यानी कि टोटल डेबिट कितना हुआ, उसके बाद जो बैलेंस बचा दैट इज योर अकाउंट बैलेंस। वही उसकी डेफिनेशन है कि आपने डेबिट और क्रेडिट को पूरा बैलेंस करने के बाद जो बैलेंस कैलकुलेट किया दैट इज नेट बैलेंस, यानी कि नेट अमाउंट जो बचा आपका अकाउंट बैलेंस है। आगे चलते हैं अगली डेफिनेशन पे। अगली डेफिनेशन क्या है हमारे पास? एक्रूड इंटरेस्ट। अब एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? वो इंटरेस्ट जो एक्रू कर लिया हमने, यानी कि जो इकट्ठा कर लिया लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं, यानी कि एक्रूड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट जो कि एक्यूमुलेटेड है। हमने कमा तो लिया, इकट्ठा तो हो गया हमारा, लेकिन अभी हमारी जेब में नहीं आया, अभी दूसरे की जेब में ही पड़ा है, यानी कि जिससे हमें कलेक्ट करना है उसकी जेब में पड़ा है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? इंटरेस्ट दैट इज अर्न्ड बट नॉट येट पेड, जो अभी पे नहीं किया गया लेकिन कमा चुके हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट डेफिनेशन है एडमिनिस्ट्रेड रेट्स। अब एडमिनिस्ट्रेड रेट्स क्या होते हैं? अगर मैं सिर्फ नाम की बात करूं ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है आपकी शासक जो होते हैं, शासन जो होता है उसके रिलेटेड करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर रेट्स कौन से हुए? जो शासकों ने तय किए होंगे। ये हो गया आपका जनरल सिनेरियो वाली बात। अगर जनरली कहीं पर हमें पता चले ना मिले एडमिनिस्ट्रेटर रेट क्या होता है, तो वो बोलेगा कि जो शासक ने तय किया है, यानी कि जो गवर्नमेंट ने तय किया है। लेकिन अगर हम बैंकिंग फैसिलिटीज की बाद में बात करें, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी या फिर हम किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेड रेट का मतलब बदल जाता है। ये बोलता है कि वो रेट जो हम लोगों ने एडमिनिस्टर किए, यानी कि जो हम लोगों ने चेंज किए हैं या हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। तो यहाँ पर कौन सा है? अब किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर एक बंदा होगा पैसे देने वाला
और एक बंदा होगा पैसा लेने वाला, यानी कि एक लेंडर होगा और एक कौन होगा, बोरोवर। तो जो लेंडर होगा वो पैसा देगा और जो बोरोवर होगा वो लेगा। अब इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करेगा, पैसा लेने वाला या पैसा देने वाला? लेंडर मैम। देने वाला मैम। पैसा देने वाला मैम। देने वाला। टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे कि इंटरेस्ट रेट कैसे कैसे चेंज होगा। लेंडर की अकेले की मर्जी चलेगी, इन दोनों की मर्जी चलेगी, म्यूचुअल कंसेंट से होगा या एक के करने से चेंज हो जाएगा। तो जैसे भी टर्म्स एंड म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट से भी हो सकता है। लेंडर खुद ही बोल दे आज से मैं तेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के 2 से बढ़ा के 3% का कर रहा हूँ, तो लेंडर की मर्जी भी चल गई, तुझे नहीं समझ में आता तो मेरा पैसा वापस कर दे। ऐसा भी तो कर सकता है ना। लेंडर की अकेले की मर्जी से भी चल सकता है और बोरोवर की मर्जी से भी चल सकता है। सो डेफिनेशन देखो, एडमिनिस्ट्रेड रेट्स आर द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट व्हिच कैन बी चेंज्ड कॉन्ट्रेक्चुअली बाय द लेंडर, जो कि लेंडर बाय कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर सकता है, यानी कि इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा और इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को चेंज कर दिया। सो दीज रेट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय द डिपोजिटर एंड ऑल्सो द पेइंग। तो जो डिपॉजिट करने वाला है पैसा वो भी चेंज कर सकता है और पे, इन दोनों को डिसाइड करके आपस में चेंज करवा सकते हैं। और जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होते हैं तो इन सब के ऊपर कोई ना कोई लॉज लगते हैं। जैसे कि अगर हम बैंक में बात करें, बैंक के आप डिपॉजिटर हो, अगर आप बैंक में जमा करवाते हो कोई भी चीजें तो वहां पर भी आपका इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता है, लेकिन हर एक बैंक के ऊपर उनका एक हेड बैंक होता है, हेड ऑफिस होता है उनका। तो हेड ऑफिस के नीचे जो इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करेगा उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि जो भी आप रेट में चेंज करोगे उसको मॉनिटर करने वाली एक हेड अथॉरिटी होगी आपकी, और उस हेड अथॉरिटी के रिगार्डिंग ही आपके सारे चेंजेस आएंगे। जैसे कि the laws and the provision that monitors the concept of administrator rates differs in each jurisdiction। तो हर एक एरिया में अलग अलग रेट हो सकते हैं, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि रेट क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, तो मैम वही मानना पड़ेगा ना जो लैंडर बोलेगा कि हाँ इस रेट पे मैं इंटरेस्ट तुम्हें दूंगा। कॉन्ट्रेक्चुअल है ना बच्चे, जो कॉन्ट्रैक्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोनों की कंडीशंस लगती हैं, दोनों की आपको असेंट लगती है। आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट जब करवाते हैं तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ऑफर देते ही क्रिएट नहीं होता, ऑफर के साथ आपको एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेंडर और बोरोवर दोनों की कंसेंट जरूरी होगी ना आपके पास, एक के कहने से कुछ नहीं होगा। ओके मैम। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, यानी कि ऐसा क्लियरिंग हाउस जो खुद से काम करता है, ऑटोमेटिक, यानी कि जिसको अपने फंक्शंस पता है और जैसे ही कोई भी मार्केट में चीज आएगी या फिर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन रेज होगी तो वो क्लियर करेगा। अब बैंकिंग के लिए ये क्लियरिंग हाउस वाला फंक्शन कौन निभाता है, पढ़ा था हम, आरबीआई। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेस का नाम RBI में। क्या है, सेंट्रल बैंक या आरबीआई। अब ये क्या करता है, जो एग्जांपल पढ़ा था हमने आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक वाला, कि चेक आपने डिपॉजिट करवाया फिर वो किसके खाते से पैसे कटेंगे, क्या उसको अलग से खाता खुलवाना पड़ेगा नए बैंक में, याद है वो? नो मैम, वो चेक क्लियर करवाते हैं। यस Yes, याद है। ma'am. आरबीआई Yes, ma'am. एक आपका बैंक है एचडीएफसी, ठीक है। अब अनु ने पेमेंट किया, अनु ने पेमेंट किया लक्ष्मी, ठीक है। अनु का अकाउंट था एचडीएफसी बैंक में, अनु ने इसको चेक दे दिया, ये ले चेक ले जा और इससे तेरा पेमेंट ले लियो, ठीक है। अब लक्ष्मी क्या करेगी, लक्ष्मी का बैंक अकाउंट था आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। अब ये एचडीएफसी में जाके अपना अकाउंट खुलवाए या आईसीआईसीआई में जाके डिपॉजिट करवाएगी तो भी क्लियर हो जाएगा। आईसीआई में डिपॉजिट ICICI क्लियर हो जाएगा। ICICI में कराए जब भी हो यहाँ पे जाएगा। अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एचडीएफसी क्यों पेमेंट करेगा दूसरे बैंक को, इसके काम आगे हो जाएगा क्योंकि आरबीआई क्लियरिंग हाउस का काम आरबीआई करेगा। क्लियरिंग फंक्शन कर देती है। बिल्कुल। सो ये क्या करेगी, इसको यहाँ पर बैंक अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है, ये आईसीआईसीआई में जाकर क्या करेगा, अपना चेक डिपॉजिट करेगी, फिर ये वाला चेक जाएगा सिस्टम में जनरेट होगा, जब ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में डालेगी, सिस्टम में डालेगी, तो यहाँ पर जो क्लियरिंग हाउसेस खुला हुआ है ये क्या करेगा, ये इसको चेक करेगा डिटेल्स को, ओके होगा तो एचडीएफसी को बोलेगा तेरे अकाउंट से पेमेंट निकाल कर मुझे दे, और यहाँ से पेमेंट किसके पास जाएगा, इस खाते से पेमेंट क्या होगी माइनस, और इसके खाते में पेमेंट क्या हो जाएगी प्लस। तो ये जो फंडिंग का मूव किया है ये किसने किया है, आरबीआई ने। आरबीआई को क्या बोलोगे आप, क्लियरिंग
हाउस। अब इसने ये काम है ना ऑटोमेटिकली एक सिस्टम जनरेट किया हुआ है, तो इस चीज को क्या बोल दिया हमने, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। सो एन ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इज अ नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउसेस दैट मॉनिटर्स एंड एडमिनिस्टर्स द प्रोसेस ऑफ चेक एंड फंड क्लियरेंस बिटवीन बैंक। ये चेक की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर चेक वही वाला चेक आएगा जो हमारा बैंक चेक होता है, ठीक है। It an electronic system thus minimizes the human work in the process of clearance. It distributes the credit and debit balances automatically. तो इसने अपने आप से डिसाइड कर लिया ना किसके में क्रेडिट होगा और किसके में डेबिट होगा, तो इसने ऑटोमेटिकली सारा काम कर दिया, यानी कि मशीन से सारा काम हुआ है, एक सिस्टम क्रिएट किया गया है, इसीलिए इसे ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम कहा जाता है। क्लियर? Yes. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म है हमारा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऐसी मशीन जिसके पास हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो अपने आप ही अपने अकाउंट की पूरी डिटेल्स बताकर दे देती है, उसको बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम तो आप सब यूज करते होंगे, ज्यादा Yes, अच्छे से ma'am. डिटेल में पता होगा कि एटीएम Yes, क्या है, ma'am. किस काम आता है। यस मैम। यस मैम। कैश विड्रॉ करना हो एटीएम काम आता है आपका, और क्या काम आ सकता है, Balance बैलेंस inquiry. चेक करना हो, बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस चेक करना। अदर बैंकिंग Deposit फंक्शंस करना हो भी मेरे आते पैसे. हैं, नंबर चेंज करना हो, डिपॉजिट फैसिलिटीज भी आने लगी है अभी, तो ये सारे काम आपके एटीएम मशीन से हो जाते हैं। तो एटीएम मशीन कैसी है, जो इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करती है, आपके बैंकिंग फंक्शंस को इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करके आपको दे देती है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है बैलेंस ट्रांसफर। अब बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है, पैसे ट्रांसफर किए हैं कभी अकाउंट से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। की होगी आपने, कुछ बच्चों ने जिन्होंने ऑनलाइन की है, ये यशस्वी अकाउंट के ये यशस्वी एकेडमी के अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा। तो क्या किया है आपने, बैलेंस को ट्रांसफर किया है, यानी कि जब एक अकाउंट से पैसा दूसरे के अकाउंट में चला जाता है तो क्या होता है वो, Balance transfer. बैलेंस ट्रांसफर। एक डेफिनेशन और दी है इसने, अ बैलेंस ट्रांसफर इज द रिपेमेंट ऑफ क्रेडिट डेट विद द हेल्प ऑफ अनदर सोर्स ऑफ क्रेडिट। अब क्या किया हुआ है, आपका यहाँ पर कोई डेट है, यानी कि आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, आपने बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, अभी आपका डेट हो गया, अब आप इसको अपने ही अकाउंट से अगर पेमेंट कर दो तो वो क्या होगा, आपका बैलेंस ट्रांसफर हो गया। जैसे कि अभी कुछ एक चीजें करते हैं हम, जैसे मान लो मैंने आरडी खुलवाई हुई है बैंक के अंदर, ठीक है, यहाँ पर मेरा दूसरा अकाउंट उसी बैंक में चल रहा है, तो मैं क्या कहती हूँ, मेरी एक फिक्स टाइम के बाद मेरा बैलेंस ट्रांसफर कर देना आप उस पेमेंट में, यानी कि जब वहां से मेरा पेमेंट ड्यू होगा तो आप मेरा बैलेंस जो है वहां पर ट्रांसफर कर देना। तो मैं ऑटोमेटिकली उनको बोल देती हूँ कि मेरा बैलेंस ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो जनरली अगर मैं बात करूँ तो क्या कर रहा है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ही जा रहा है, चाहे मुझे वहां पे करना हो या ना करना हो, मेरा कोई डेट होगा तभी तो वहां पे पेमेंट जा रहा है, मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है तभी मेरा बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट टर्म है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमने कर लिया था, उसके बाद कुमकुम जी, बाउंस चेक सुना है कभी? यस मैम, अकाउंट्स में सुना था मैम। क्या होता है बाउंस चेक? जब हमारे अकाउंट में कैश नहीं होता है और कोई पेमेंट निकालता है तो वहाँ पे चेक बाउंस हो जाता है। कुमकुम के अकाउंट में थे 10,000 रुपए, कुमकुम ने पेमेंट करना था किसका, सृष्टि का पेमेंट करना था कोई, ठीक है। अब कुमकुम ने सृष्टि को 50,000 का चेक बनाकर दे दिया, सृष्टि भी खुश, कुमकुम भी को भी अंदर अंदर मजे आ रहे हैं कि ले जा चेक, कोई दिक्कत नहीं है। अब सृष्टि ने जैसे ही बैंक में जमा करवाया, सृष्टि भी भूल गई, कहती ठीक है हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सृष्टि ने कुमकुम से मांगे नहीं, लेकिन बैंक का 2 महीने बाद अगर मान लो उनके पास क्या आया, फोन आया कि मैडम आपने जो चेक डिपॉजिट करवाया था वो चेक तो क्लियर ही नहीं हो पाया, कुमकुम के अकाउंट में क्या नहीं है, पैसे नहीं है। तो ये सृष्टि को 50,000 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे. नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इसके अकाउंट में पैसे नहीं है। कुमकुम के बैंक वालों ने क्या किया, कुमकुम के बैंक वालों ने मना कर दिया, जी हम इस चेक के बदले में पैसे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जिसने चेक इशू किया है उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। तो सफिशिएंट बैलेंस ना होने की वजह से जब आपका कैश चेक जो है वो क्लियर ना हो पाए तो वो क्या है, आपका चेक हो गया जी बाउंस। So bounce check is nothing but an ordinary bank check that any bank can refuse to encash or pay because of the fact that there are no sufficient finance in the bank account of the originator. ठीक है, क्योंकि उसके बैंक में क्या था, उसके बैंक में उतना sufficient पैसा नहीं था। ठीक है,
हाँ जी मान्यता। मैम 10 भी नहीं मिलेंगे? 10,000 है जो। पूरा ही मिलेगा बैलेंस अगर मिलेगा तो। ओके मैम। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आप एक नया लोन लेते हो पुराने लोन को रीपे करने के लिए। इसको गैप फाइनेंसिंग भी बोला जाता है, यानी कि अपने दो लोन को फुलफिल करने के लिए, उनके टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करने के लिए नया लोन। क्या होता है, मान लो मैंने आज एक लोन लिया हुआ है और अब वो लोन एक्सपायर होने वाला है, अब इसको रीपे करना होगा जब इस लोन का टेन्योर एक्सपायर हो जाएगा। तो इस लोन को रीपे करने के लिए मैंने एक और लोन उठा लिया मार्केट से। तो ये जो टाइम पीरियड है, यानी कि जब मेरे पास पैसा नहीं था, उस टाइम को फिल करने के लिए मैंने क्या किया, एक दूसरा लोन ले लिया। तो जब एक लोन को दूसरे लोन की रिपेमेंट करने के लिए उठाया जाता है तो उसको बोला जाता है ब्रिज फाइनेंसिंग लोन। So bridge financing is a loan where the time and cash flow between a short-term loan and a long-term loan is filled up. Bridge financing begins at the end of a period of the first loan and ends with the start of the time period of the second loan, thereby bridging the gap between the two loans. It is known as gap financing. अब इसने क्या किया, इसने यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है, बाई चांस मान लीजिए यहाँ पर एक लोन लिया हुआ है हम लोगों ने, अब उस लोन की रिपेमेंट का टाइम आ गया, या फिर एक लॉन्ग टर्म लोन है, अब एक लोन की रिपेमेंट का टाइम आ चुका है, ठीक है। अब रिपेमेंट करना है, रिपेमेंट के पैसे नहीं है, तो मैंने एक और लोन उठा लिया टू रीपे, ठीक है। अब एक और लोन उठा लिया पुराने लोन को रीपे करने के लिए, तो मैंने क्या किया, तो मैंने ब्रिज फाइनेंसिंग कर दी। आप किसी लॉन्ग टर्म लोन को रीपे करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन भी उठा सकते हैं। तो इस ट्रांजेक्शन से जब आप लोन रीपे करते हैं तो उस चीज को बोला जाता है कि आपने दो लोन्स के बीच का जो गैप है, मतलब दो पेमेंट के बीच का जो गैप है उसको फिल कर दिया, इसलिए इसे गैप फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे। मैम ये चाहे मनी लेंडर से लिया हो, मतलब बैंक से लेना जरूरी नहीं है, तो भी ब्रिज फाइनेंसिंग कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कैप। कैप लगा देने का मतलब क्या होता है, कैप लगाने का मतलब होता है किसी चीज की मैक्सिमम लिमिट को फिक्स कर देना। कैप का मतलब होता है कि आपको कोई लिमिट जो है वो अप जाती जा रही है, अप जाती जा रही है, तो आपने उसमें क्या कर दिया, आपने उसके ऊपर एक लिमिट लगा दी, तो आपने लगा दी हायर कैप लगा दी कि प्राइस इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो कैप आपकी अपर कैप भी हो सकती है और कैप आपकी लोअर कैप भी हो सकती है। बिल्कुल, आपने कोई प्राइस बोल दिया कि इसका प्राइस अब चला जाएगा, जा सकता है इसका प्राइस, पर मैक्सिमम कितना होगा, इससे अब नहीं जाएगा। इसका इंटरेस्ट रेट मैं बढ़ा सकता हूँ लेकिन अप टू इतना ही बढ़ाऊंगा। तो आपने क्या किया, आपने उस रेट के ऊपर एक लिमिट लगा दी कि अगर मैं इससे लोन लेता हूं तो फ्यूचर में ये अनाप शनाप कोई भी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकता। उसने बोल दिया कि मैक्सिमम मैं 10% तक इंक्रीज कर सकता हूं एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, या मैक्सिमम 6% तक इंक्रीज किया जाएगा। तो एक अपर कैप क्रिएट कर दी। लोअर कैप बता दिया कि अगर सिचुएशन वर्स हुई तो मिनिमम मैं आपका कितना इंटरेस्ट रखूंगा, यानी कि कितना उस रेट को रिड्यूस किया जा सकता है। तो वो रेट क्या हुआ, वो आपकी लोअर कैप के अंदर कवर हो गया। So cap is a limit that regulates the या फिर increase या फिर decrease in the rate of interest and installment of an adjustable rate mortgage। यानी कि जब आपने लोन का टाइम लिया, मोर्गेज अभी आगे आएगा तो मोर्गेज वहां समझेंगे। जब आपने लोन लिया तो लोन के अंदर दो ही चीजें हो सकती है, या तो इंस्टॉलमेंट होगा आपका, कितनी इंस्टॉलमेंट आप लगाओगे, या फिर होगा आपका इंटरेस्ट। तो कितना इंस्टॉलमेंट में कटौती करोगे, कितने इंटरेस्ट में कटौती करोगे, तो उसका अपर और लोअर लिमिट आप डिसाइड करते हो। तो आप उस पर क्या लगाते हो, आप कैप लगाते हो, लिमिट लगाते हो। क्लियर? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इज अ कैशियर चेक। अब कैशियर चेक क्या है, कैशियर चेक इज ड्रॉन बाय बैंक ऑन इट्स ओन नेम टू मेक पेमेंट्स टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स, कॉर्पोरेशन और इवन इंडिविजुअल्स। यानी कि जब बैंक खुद अपने नाम के ऊपर, यानी कि बैंक अपने नाम से पेमेंट करता है किसी को और अपने नाम से क्या करता है, चेक काटता है, तो उसे बोला जाता है कैशियर चेक। यानी कि कैशियर के खुद के नाम का चेक है वो, ताकि वो दूसरों को पेमेंट कर पाए। बैंक को भी किसी को पेमेंट
करना हो सकता है तो वो अपने लिए क्या खोलेगा, वो अपने लिए कैशियर चेक इशू करेगा। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कैश रीड करना मैम एक बार, कैशियर आवाज चेक। चल गई थी, आवाज नहीं आई थी मैम। कैशियर यस चेक मैम, ये कैशियर चेक। कैशियर चेक क्या है, जो कि बैंक बनाता है, बैंक इशू करता है। किसके नाम पर इशू करता है? सेल्फ चेक होता है ना, जैसे हमारा हम सेल्फ का चेक इशू करते हैं यस मैम, जब हमें खुद Yes, कोई ma'am. पेमेंट करना हो, खुद अपने अकाउंट से विड्रॉ करवाते हैं बाय विड्रॉ चेक। करना हो। बिल्कुल वैसे ही कैशियर चेक होता है। कैशियर चेक में क्या है, कैशियर के साइन की जगह बैंक के जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होते हैं उनके साइन आते हैं ना आपके। जब भी आप कोई चेक लेकर जाते हो या पैसे डिपॉजिट करते हो तो वहां पर एक कॉलम बना होता है कैशियर साइन का, तो वहां Yes, पर ma'am. वो ऑफिसर साइन करता है जो कैशियर की पोजीशन पे बैठा होता है वहां पे। तो कैशियर चेक क्या है, जिसके पास अथॉरिटी है बैंक में पैसा डिपॉजिट करने की या बैंक से पैसा निकाल के देने की, वो बैंक के बिहाफ पर चेक इशू करेगा। इसमें किसका नाम आएगा? अब बैंक के नाम से पेमेंट हो रहा है तो बैंक का नाम आएगा। तो कैशियर चेक कुछ नहीं है, जब एक बैंक अपना पेमेंट करने के लिए खुद के ही नाम पर क्या काटती है, चेक काटती है, तो उसे कैशियर चेक बोला जाता है। ठीक है मैम, जब हमें हमारे अकाउंट से पैसे निकलवाने होते हैं तो हम चेक के द्वारा निकलवाते हैं, ऐसे नहीं निकलवा सकते? से भी निकलवा सकते हो। वो तो क्या होता है ना, कई बार आप चेक के साथ भी निकलवा सकते हो और वहां पर विड्रॉल डिपॉजिट स्लिप भी होती है, उससे भी निकलवा सकते हो। विड्रॉल डिपॉजिट स्लिप लेकर जाने होती है जब आपको, तो आपको 2-3 काउंटर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं, और जब चेक के थ्रू निकलवाते हो थोड़ा सा इजीली निकल जाता है पैसा। लिमिट भी Okay, तो होती है विड्रॉल, लिमिट भी होती है मैम उसमें, विड्रॉल Limit स्लिप विड्रॉल में। करना चेक के थ्रू। यस मैम, उसके बाद लिमिट भी होती है। मैम स्लिप पे ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं निकलवा सकते हम, चेक से बड़ी अमाउंट निकलवा सकते हैं बस। यस, 50,000 Yes, ma'am. 1000 वैसे आजकल स्लिप से भी निकलने लगा है, लेकिन उसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है। ऐसे ही चेक के अंदर भी सेम केस है, उसमें भी अप्रूवल लगती है मैनेजर की। चलो नेक्स्ट करते हैं कैश रिजर्व। कैश रिजर्व क्या है? कैश रिजर्व वो रिजर्व है जो बैंक ने अपने पास रखा हुआ है, यानी कि जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो बैंक के पास क्या इकट्ठा होता है? कैश। तो कैश रिजर्व वो अमाउंट है डिपॉजिट का, कैश रिजर्व द टोटल अमाउंट ऑफ कैश दैट इज प्रेजेंट इन द बैंक अकाउंट एंड कैन आल्सो बी विड्रॉन इमीडिएटली, और जो इमीडिएटली विड्रॉ भी किया जा सकता है। यानी कि बैंक के पास जो पैसा पड़ा है जिससे आप विड्रॉ करवाते हो तो उसको बोला जाता है कैश रिजर्व। बैंक ने अपने पास एक कैश रिजर्व रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मिक्स मत कर देना सीआरआर और एसएलआर से। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट आ जाओ जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीओडी। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? बैंक में हम जब डिपॉजिट जमा कराते हैं तो 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं जिनका हमें अलग से सर्टिफिकेट मिलता है, एफडी और आरडी। सुना है एफडी और आरडी? यस मैम। यस मैम, फिक्स डिपॉजिट यस और मैम, रेकरिंग। रिकरिंग डिपॉजिट। डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर? फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट में डिफरेंस क्या होता है? मैम फिक्स डिपॉजिट का पैसा तो टाइम पीरियड तक वो सेफ हो जा सकता है, उसको निकाल नहीं सकते, और रेकरिंग का निकाल सकते हैं। इसके ना जमा करने में वो होती है। एफडी में तो क्या होता है, आप एकदम सारी लमसम पेमेंट करते हो। मैम एफडी में तो हम इकट्ठा अमाउंट एक साथ डिपॉजिट कराते हैं, वो जितने लमसम पीरियड पेमेंट होते हैं करते हो। मान लो 1 लाख लमसम की एफडी है तो 1 लाख की आपने एफडी करवाई तो 1 लाख पहले ही पे करना पड़ेगा, उसके बाद पूरा कुछ पे नहीं करना। आरडी का मतलब क्या है? रेकरिंग, जो बार बार होता रहे। इसमें इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं। मान लो आपने बोला कि मैं 2000 हर महीने जमा कराऊंगा या एनुअली जमा कराऊंगा या क्वार्टरली जमा कराऊंगा, तो वो इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी आपकी। कितने साल तक जमा कराओगे, तो वो हो गया अपना आरडी। आपको हर मंथ अलग अलग तरीके से सेव करने की जरूरत नहीं है। हर मंथ, जैसे एफडी की तो मिनिमम लिमिट है, आप 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। आरडी की कोई लिमिट नहीं है, आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 2000, एनी अदर अमाउंट यू वांट। तो इसमें क्या होता है कि हर महीने जैसे अपन किस्तें दे देते हैं ना, किसी को जमा करा दिया कि मैं हर महीने 500 जमा करा दूंगा, ऐसे ही किसी और पे विश्वास करने की बजाय आप अपने अकाउंट पर विश्वास कर लो कि हर महीने 500 रुपए मैं अलग रखूंगा। इसको भी आप यूज नहीं कर सकते, इसको भी यूज नहीं कर सकते, अलग अकाउंट में चला जाता है, इसको भी यूज नहीं कर सकते।
इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, इसमें थोड़ा कंपैरेटिवली कम इंटरेस्ट रेट अपना बनता है आरडी के अंदर, और जो नॉर्मल डिपॉजिट होते हैं हमारे उसमें तो कम मिलता ही मिलता है, उसमें दोनों से कम होता है। ठीक है, तो जब हम ये डिपॉजिट करवाते हैं उनके पास, किनके पास, बैंक के पास, तो उसके बदले में हमें एक स्लिप मिलती है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने इतने महीनों के लिए इतना रुपया जमा करवाया है और इतने टाइम के बाद आपकी एफडी या फिर जो भी डिपॉजिट है वो मैच्योर हो रहा है, और उस पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है। तो सीओडी क्या है? इज अ सर्टिफिकेट ऑफ सेविंग डिपॉजिट दैट प्रोमिसेस द डिपॉजिटर द सम बैक अलोंग विद एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट। वो क्या करेगा? वो बताएगा डिपॉजिटर को, जिसने डिपॉजिट किया है, कि मैं कितने टाइम बाद आपको पूरा पैसा वापस दे दूंगा अलोंग विद कितना इंटरेस्ट। तो वो सारा किसमें लिखा होगा? आपके एफडी रिसिप्ट के अंदर या आरडीआर रिसिप्ट के अंदर। ठीक है, यस मैम। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट इज चेक। चेक का मतलब क्या? जिसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इंस्ट्रक्ट द बैंक टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द राइटर्स बैंक। एक बंदा होता है जो लिखता है, ड्रॉ करता है, और एक बंदा होता है जिसे दिया जाता है। तो चेक कैसे वर्क करता है पता है सबको? यस मैम। यस मैम। चेक एक Yes, नेगोशिएबल ma'am. इंस्ट्रूमेंट होता है, ये बस नोट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा इंटरेस्ट जो कंपाउंड होता जाए, मतलब जुड़ता जाए। साधारण भाषा में बोलूं तो मैं इसको क्या बोल सकते हैं हम? ब्याज पे ब्याज। जब ब्याज पे भी ब्याज मिले तो वो कौन सा इंटरेस्ट है हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट है। Compound इसकी interest. विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यही है कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाली कोई चीज लेते हैं तो जितना भी इंटरेस्ट हमें ड्यूरिंग द ईयर मिलता है वो हमारे प्रिंसिपल मनी के साथ एड ऑन होता जाता है। तो जब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट उस पर ब्याज मिलेगा, यानी कि पहले प्रिंसिपल अमाउंट था, फिर जो पूरे साल में इंटरेस्ट आया, अब टोटल कितना अमाउंट डिपॉजिट है हमारा सामने वाले के पास? प्रिंसिपल अमाउंट भी डिपॉजिट है और इंटरेस्ट भी डिपॉजिट है। इतना क्लियर? यस मैम। ये इस पे इंटरेस्ट मंथली मिलता है? टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग मंथली, हाफ ईयरली, एनुअली, क्वार्टरली। मंथली भी मिल सकता है। ठीक है, सो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका क्या आ जाएगा? तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने मल्टीप्लाई किया, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ भी किया और इंटरेस्ट के साथ भी किया, तो आपने जो ऑलरेडी इंटरेस्ट था उसके ऊपर दोबारा इंटरेस्ट दिया, तो ब्याज पे जब ब्याज दिया तो उसको क्या बोला जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। So compound interest is the interest that is compounded on sum of money that is deposited. The compound interest, unlike simple interest, is calculated by taking into consideration the principal amount and the accumulated interest. Simple interest में तो क्या होता है? सिर्फ आपकी मूल जो होती है, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसी पे मल्टीप्लाई होता रहता है, तो हर बार अपना सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहेगा या डिफर होगा हर बार का? डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा मैम। क्योंकि उसके अंदर एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट भी जुड़ता रहता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है? प्लास्टिक कार्ड या प्लास्टिक मनी बोल देते हैं आज के टाइम पे। सो डेबिट कार्ड इज अ Yes, कार्ड या फिर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम डिजिटल कैश भी बोल देते हैं, और डिजिटल कैश टेक्नोलॉजी को यूज करता है। कैसे वर्क करता है डेबिट कार्ड? अब मैं मॉल में गई शॉपिंग करने के लिए, कैश ले जाना भूल गई, और लेकिन मेरे पास कार्ड था, क्या मैं पेमेंट कर सकती हूँ? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम, उसको स्वाइप यस करके। मैम, ऐसे होने चाहिए। पैसे होने चाहिए, सही बात है। सो पैसे मैं होने चाहिए। कार्ड जब मैंने स्वाइप किया तो पेमेंट हो गया। अब दो तरह के कार्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है डेबिट कार्ड, दूसरा क्या होता है? क्रेडिट कार्ड। Credit, Credit ma'am. card. जब हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो हमारा पेमेंट बैंक से कटता है या फिर हम Saving. लोग लोन लेते हैं? हमारी सेविंग से मैम। सेविंग से saving कटता है। से क्या कटता है। होगा? Yes, ma'am. सेविंग अकाउंट से क्या होगा? पहला पैसा हमारा डेबिट कार्ड कंपनी को जाएगा, उसके बाद वो उस कस्टमर के अकाउंट में या फिर उस बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा जिसको हमें पेमेंट करना है, उस शॉपकीपर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सो व्हेन अ कंज्यूमर मेक्स द पेमेंट फर्स्ट टू द डेबिट कार्ड कंपनी एंड देन स्वाइप्स द कार्ड। आपकी बुक्स में यहाँ क्रेडिट कार्ड कंपनी लिखा होगा, क्रेडिट को काट के डेबिट कर लेना, ठीक है, एंड देन स्वाइप्स द कार्ड। तो जब हम कार्ड स्वाइप करते हैं तो फटाफट से इतनी फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन होती है, पहले डेबिट कार्ड के पास पैसा आता है, डेबिट कार्ड से फटाफट किसके पास जाता है? उस ओनर के पास चला जाता है जिसको हमें पेमेंट करना हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड में उल्टा होता है। क्यों? पहले हम पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो क्रेडिट कार्ड के पास उस टाइम हमारे बैंक वाला पेमेंट आया नहीं होता,
तो क्या होता है, यहाँ से हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट कौन देता है हमें, क्रेडिट कार्ड कंपनी देती है। बाद में याद है कुछ 40-45 दिन बाद या 29 दिन बाद, जैसा भी आपका टेन्योर नहीं, होगा, यस मैम, क्रेडिट Yes, कार्ड को ma'am. पेमेंट करनी पड़ती है। तो मैम वो वापस करनी पड़ती है Yes, उतने ma'am. दिन में। बिल्कुल, तो क्रेडिट कार्ड को पेमेंट हम बाद में करते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड कंपनी को पेमेंट पहले करनी पड़ती है। तो प्री पेमेंट किसकी होती है, डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की? डेबिट कार्ड। Debit, ma'am. डेबिट डेबिट कार्ड। चलो जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इज द डिपॉजिट स्लिप। डिपॉजिट स्लिप को क्या बोलेंगे, वो स्लिप जो डिपॉजिट करने पे मिले, या फिर इसको हम पेइंग स्लिप भी बोलते हैं। जब आप अकाउंट में कोई पैसा पे करके आते हो तो उसके बदले में आपको एक स्लिप मिलती है, उस चीज को क्या बोला जाता है, आपका डिपॉजिट स्लिप। ठीक है, यस चलो जी, नेक्स्ट आ जाओ डिपॉजिटर। डिपॉजिटर क्या होता है, तो पैसा जमा करा मैम, जो जो पैसे डिपॉजिट डिपॉजिट करवाता करवाते है हैं। बैंक के अंदर। डिपॉजिटर के नाम पर बैंक अकाउंट होना जरूरी है। बैंक अकाउंट होल्डर ही डिपॉजिटर हो सकता है, ट्रू और फॉल्स? Yes, फॉल्स ma'am. या ट्रू? ट्रू मैम। True, ma'am. क्योंकि अगर पहले उसका बोल सकता था मैम, मैम अगर उसका बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो वो डिपॉजिट किस में करवाएगा मनी? डिपॉजिट किसमें करेगा हमसे? मेरा अकाउंट है रिया गर्ग के नाम से, रिया गर्ग उसमें पेमेंट कर सकती है अगर करना चाहे तो। Yes, नो मैम। यस मैम, जमा तो कोई भी करा सकते हैं मैम, निकाल वो सकता है जिसका अकाउंट हो। कोई भी करा सकता है। लेकिन जमा तो मैम, कोई भी करवा लेकिन मैम सकता है, तो अब नहीं पहले करा ट्रू सकते क्यों मैम। बोला? Okay. मैंने इनसे यही पूछा था अभी। चलो जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डेट सेटलमेंट। डेट सेटलमेंट की दिक्कत कब आती है, जब आपने किसी को पहले तो कर्जा दे दिया। अब जैसे कि ना यहाँ पे हमारी क्लास में एक लेकिन लड़का मैम है वो तरुण, जो बड़ा खर्चीला है, बहुत खर्चे करता है, ठीक है। अब वैभव ने बेचारे तरुण को पहले तो तरस खा के पैसे दे दिए। तरुण आया कि भाई लोन दे दे, वैभव ने दे दिया लोन उसको। अब तरुण है ना, पहले तो पैसा खूब उड़ा दिया उसने, अय्याशी करी बहुत बढ़िया से, और अब ना पैसा खत्म उसके पास। अब तरुण रो रहा है, मैं भाई मैं तेरा पेमेंट कैसे करूं, कैसे करूं पेमेंट। अभी वैभव के पास गया, कहते देख ले कुछ सेटलमेंट हो सकती है क्या, कुछ कम कर दे तू मेरा पैसा, तो फिर मैं तेरे को पेमेंट दे दूंगा। तो डेट सेटलमेंट का केस कब आएगा, जब हमारा जो डेट पेयर है, यानी कि जो हमारा बोरोवर है, वो रोनुडू निकले, यानी कि वो पैसे पहले पूरे पैसे उड़ा चुका है, अब उसके पास पैसे देने के लिए क्या नहीं है, पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है अब उसके पास। सो डेट सेटलमेंट क्या है, कैसा प्रोसीजर जब कोई बंदा इन अ डेट नेगोशिएट्स द प्राइस विद द लेंडर ऑफ अ लोन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंस्टॉलमेंट। भाई प्लीज इंस्टॉलमेंट कम कर दे, मेरे हाथ में पैसा नहीं है, काम नहीं है कुछ भी। तो ऐसे जब कौन करता है, जिसके पास पैसे देने के लिए होते नहीं। तो यानी कि जब आपका पैसा फंस जाता है, जब आपका डेट फंस जाता है, तो उस टाइम पे आपको डेट सेटलमेंट करनी पड़ती है सामने वाले के साथ, ताकि जल्दी जल्दी पैसे आ सके। चल ठीक है, जितना है उतना तो दे, सारा डूबने से अच्छा थोड़ा डूब जाए। सही, चले आगे। यस मैम। यस नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डेट रीपेमेंट। डेट रीपेमेंट मतलब जो कर्जा लिया चुका दो, डेट रीपे कर दो। So debt repayment is the total process repayment of a debt along with the interest. Sometimes the consolidation that is provided is also included in the debt repayment. यानी कि जो सारा पेमेंट अपन इकट्ठा करते हैं ना, कि कितना पेमेंट आपको करना है, प्रिंसिपल अमाउंट मिलाकर इंटरेस्ट, जो भी कंसोलिडेटेड अमाउंट होगा, वो सारा का सारा आप पेमेंट कर देते हो। इकट्ठा पेमेंट जब आप करते हो तो आप क्या करते हो, डेट को रिपे कर देते हैं उसको। ठीक है जी, चलो जी, अगला है क्या, अगला पॉइंट है हमारे पास डेट रिकवरी। डेट रिकवरी क्या होता है, डेट रिकवरी पैसा वसूलना। जो मैं पैसा वसूलना, मैं वही वाला है। नहीं अब दे पा तरुण रहा ने हूँ। पहले तो वैभव से लिया था कर्जा, वैभव तो बेचारा शरीफ था। अब तरुण ने बैंक से ले लिया, प्राइवेट बैंक से ले लिया, HDFC बैंक से ले लिया। अब तरुण ने सोचा कि यहाँ पर भी वही सेम रोना धोना चल जाएगा मेरा। अब HDFC बैंक वालों ने भेज दिया बाउंसर्स यहाँ पे, पैसा वसूल के लेके आना, ना ले तो उसकी प्रॉपर्टी उठा लाइए। तो डेट रिकवरी में क्या है, डेट रिकवरी एक वो प्रोसेस है जो बैंक्स इनिशिएट करते हैं अपना कर्जा वापस लेने के लिए। सो बड़े सारे तरीके अपनाते हैं ये भी, डेट सेटलमेंट भी करते हैं, या फिर सामने वाले की प्रॉपर्टी जो उसने गिरवी रखा होता है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी बेच कर भी पैसा अपना वसूल लेते हैं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलो जी,
नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ई कैश। ई कैश यानी कि अपना इलेक्ट्रॉनिक मैम कैश। जो बैंक्स होते हैं वो तो किसी कोलेटरल के अगेंस्ट ही देते हैं ना, वैसे तो देते ही नहीं है मैम वो। ऐसे तो देते ही नहीं है, पर क्या पता बाई चांस दे दिया हो, क्या पता तो मैम फिर कोलेटरल बाद कम में पड़ तो रही हो। तो मैम फिर बाद में तो वो एसेट कोई सेल यूं जबरदस्ती थोड़ा ना कर सकते हैं, किसी के घर से बाइक या कुछ और उठवा लिया, वो तो उनको फिर या तो नहीं, सामने वाला लेकिन डेट settlement- सेटलमेंट बाउंसर जाके पैसा मांगेंगे तो सही ना उससे, ऐसा थोड़ी अब ना तो कि नहीं ठीक है, जनता कोई मैम। बात मैम नहीं बैंक सर। तो मैम लीगल तरीके से पैसा मांगता है मैम, गुंडे वगैरह तो मनी लेंडर भेजते हैं। ऐसे भेज ही नहीं अच्छा, सकते तो पैसे लीगल वाले। नोटिस भेज दिया आपके पास, मनी लेंडर ले जाएंगे मैम तरुण को केस उठा के। कर दिया आपको, चलो ठीक है, बाउंसर ना भेजे, केस कर दिया। ये तो समझाने के लिए था, बाउंसर भेज दिए, ठीक है, मैम, केस कर नोटिस दिया के आपके पास, उसको लीगल पकड़ नोटिस लिया भेज बिल्कुल। दिया आपके पास। कोर्ट वाले तो मैम, पुलिस वाले तो आके लेके जाएंगे, पुलिस वाले कोर्ट तो में आगे अगर लेके केस हो गया जाएंगे। तो। इसके लीगल सिनेरियो तो देखो बहुत सारे हो सकते हैं, अभी तो आपको एक पता है, जब आप थोड़े से और आगे जाओगे तो आपको 2-3 और पता चल जाएंगे लीगल टर्म्स। तो इसके सिनेरियो तो बड़े सारे हो सकते हैं। मेनली इसका पर्पस क्या है कि किसी भी तरह से सामने वाले से पैसा निकलवाना है। अब उसको टॉर्चर तो कर ही नहीं सकता बैंक, तो प्राइवेट मनी लेंडर हो तो शायद कर दे, लेकिन बैंक तो कर ही नहीं सकता टॉर्चर। प्राइवेट मनी लेंडर तो सुबह नहीं शाम सारे दिन आपके घर के आगे बैठा रहेगा। मैम किसी को किडनैप कर लेगा, हाँ, किडनैप कर फिर तो बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। फिर पैसे दे देगा मैम वो। बैंक के पास भी तो अपने जेल recovery जाएगा agent- मैम। बैंक फिर के तो बिल्कुल पास भी भी ना पैसे अपने नहीं मिलेंगे। रिकवरी। अरे बस तुम्हारे पास आइडिया बहुत है, 67 बच्चे तो 67 आइडियाज है तुम्हारे पास। बैंक के पास क्या है? रिकवरी एजेंट होते हैं इनके पास। अब कोई ये क्या कहेंगे, इनसे तो पैसे निकलते नहीं, ये तो बेचारे हमारे बनियों जैसे शरीफ हैं। अब ये भेजेंगे किसी ऐसे इंसान को जो धाकड़ होगा कि जा भाई उससे पैसे निकलवा के लेके आ, तो वो रिकवरी एजेंट भेजेंगे। सीधी तरीके से नहीं, उंगली घुमा के पैसा निकलवा लेंगे उससे। पैसा तो निकलवाएंगे, कोशिश तो करेंगे कि पैसा निकल जाए, ना निकले तो बेचारों की किस्मत खराब है, तो उस एसेट को मार्क कर देंगे ये एनपीए। ठीक है, चले आगे। यस मैम। ई कैश ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड द डिजिटल कैश। तो ई कैश क्या है? जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आप लोग कोई हार्ड मनी तो देते नहीं हो, सारी की सारी सॉफ्ट मनी देते हो या कार्ड मनी देते हो, तो आप कैसा पेमेंट करते हो? आप डिजिटल कैश के थ्रू पेमेंट करते हो, जो डिजिटली हो जाए, यानी कि फोन में ही दिखता है वो पैसा, हाथ में नहीं दिखता। जैसे आजकल सैलरी आती है, सारी डिजिटल आती है, हाथ में दिखती नहीं है सैलरी, पता नहीं चलता सैलरी आई कि नहीं है। So eCash is a technology where the banking organization resort to the use of electronic computer, internet and other network to execute transaction and transfer funds. यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली जो कैश हमारे पास प्रेजेंट होता है, जैसे आपकी नेट बैंकिंग में आपका कैश बैलेंस दिखता रहता है सारा दिन, तो क्या है आपका डिजिटल कैश। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है आपके पास? अर्ली विड्रॉल पेनल्टी। अच्छा पहले ना क्लास रिज्वाइन कर